दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ग्रीन ग्रास एंड गोल्डन कॉइन्स। क्या मतलब हुआ? ग्रीन ग्रास मतलब कि हरी घास और गोल्डन कॉइन्स सोने के सिक्के। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Far away at the foot of the Himalayas, amid lush hills, there was a small village। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। फार अवे मतलब कि बहुत दूर, एट द फुट ऑफ द हिमालयाज मतलब कि हिमालयों के तलहटी में। फुट ऑफ द हिमालयाज मतलब कि हिमालयों की तलहटी में। अमिड लश हिल्स, दोस्तों अमिड मतलब बीच में, लश मतलब हरी भरी, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ मतलब हरी भरी पहाड़ियों के बीच में। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव था। द विलेजर्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लीड का LEAD लीड का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना, सेकंड फॉर्म में लेड। द विलेजर्स लेड अ वेरी सिंपल लाइफ मतलब कि जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, गांव वाले थे, बहुत ही एक सादा सरल जीवन जीते थे। दे वर फन लविंग एंड लिव्ड लाइक वन बिग फैमिली। दोस्तों ये जो वाक्य है देवर फन लविंग ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, जहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाया जाता है। और जो फन लविंग है ये एडजेक्टिव है। फन लविंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे आनंद करना, मज़े करना पसंद हो। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है। देवर फन लविंग मतलब वो फन लविंग लोग थे। एंड लिव्ड लाइक वन बिग फैमिली। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। लिव मतलब रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म में लिव्ड। एंड लिव्ड लाइक वन बिग फैमिली, और वो एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। हरिया आ लेजी बॉय लिव्ड देयर विद हिज पेरेंट्स एंड 3 एल्डर ब्रदर्स। हरिया अ लेजी बॉय मतलब एक आलसी लड़का, लिव्ड देयर विद हिज पेरेंट्स वो अपने माता पिता के साथ रहता था, एंड 3 एल्डर्स ब्रदर और अपने 3 बड़े भाइयों के साथ। चलिए आगे देखिए। While his brothers worked in the fields with their father, Hariya would sleep through the day। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और दोस्तों वाइल का मतलब होता है जब या फिर जबकि, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब। वाइल हिज ब्रदर्स वर्कड इन द फील्ड मतलब कि जब उसके भाई खेतों में काम करते, विद देयर फादर अपने पिता के साथ। हरिया वुड स्लीप थ्रू द डे मतलब कि हरिया दिन में मतलब कि दिन में सो जाता। यू आर गुड फॉर नथिंग टॉन्टेड हिज ब्रदर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है यू आर गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग एक तरह का फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी काम का ना होना। और TAUNT टॉन्ट का मतलब ताने मारना, सेकंड फॉर्म में टॉन्टेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? यू आर गुड फॉर नथिंग टॉन्टेड हिज ब्रदर्स मतलब कि जो उसके भाई थे वो ताना देते, ताना मारते कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो। हरिया फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ
बट ही वॉज नेवर मोटिवेटेड टू डू एनी वर्क। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और अशेम्ड का मतलब है लज्जित होना, शर्मिंदा होना। ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप एक एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, क्योंकि आप एडजेक्टिव को डायरेक्टली वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फील का प्रयोग किया गया है, FEEL, फील मतलब महसूस करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, हरिया फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब हरिया खुद पर मतलब शर्मिंदा होता, लज्जित महसूस करता। बट ही वॉज नेवर मोटिवेटेड टू डू एनी वर्क, लेकिन वो कभी भी मोटिवेट नहीं हुआ, मतलब उत्साहित नहीं हुआ टू डू एनी वर्क, कोई भी काम को करने के लिए। चलिए आगे देखिए। वन डे हिज मदर वॉज इरिटेटेड। दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया, और इरिटेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चिढ़ जाना। वन डे हिज मदर वॉज इरिटेटेड, एक दिन उसकी माँ चिढ़ गई। वाई डोंट यू जस्ट कट सम ग्रास फॉर द कैटल। दोस्तों कैटल का मतलब है मवेशी, इस तरह के जो पशु होते हैं गाय भैंस, जिन्हें किसानों के द्वारा पाला जाता है कृषि कार्यों के लिए, उन्हें कैटल कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है मवेशी। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा, वाई डोंट यू जस्ट कट सम ग्रास फॉर द कैटल। मतलब आप मवेशियों के लिए थोड़ी घास क्यों नहीं काटते। शी एडमनिस्ड हिम। दोस्तों एडमनिश का मतलब होता है किसी को धिक्कारना, तो सेकंड फॉर्म है शी एडमनिस्ड हिम, मतलब उसने उसको धिक्कारा। यहाँ पर उनकी माँ के बारे में बात हो रही है, जिन्होंने उसको धिक्कारा और कहा कि आप मवेशियों के लिए घास क्यों नहीं काटते। चलिए आगे देखिए। हरिया फेल्ट बैड एट हिज मदर्स वर्ड। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और फील बैड का मतलब होता है बुरा लगना, और ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट बैड। हरिया फेल्ट बैड एट हिज मदर्स वर्ड, मतलब कि हरिया को अपनी माँ की बातों का बुरा लगा। एट वंस, मतलब कि एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत। ही सेट ऑफ फॉर द लश ग्रीन वैली विद अ हो। दोस्तों HOE हो का मतलब होता है कुदाल। कुदाल इस प्रकार का औजार होता है जिसे किसानों के द्वारा यूज़ किया जाता है कृषि के कामों के लिए, मिट्टी वगैरह खोदने के लिए या खरपतवार को हटाने के लिए, तो उसे हो कहते हैं इंग्लिश में। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, HOE, जिसकी हिंदी होती है कुदाल। तो क्या अर्थ हुआ, एट वंस मतलब कि तुरंत। ही सेट ऑफ फॉर द लश ग्रीन वैली, और वैली का मतलब होता है घाटी, मतलब तुरंत वो हरी भरी जो लश घाटी थी उसके लिए वो निकल पड़ा विद हो, एक कुदाल लेकर। एज ही रीच्ड द वैली, जैसे ही वो उस रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म में रीच्ड। एज ही रीच द वैली मतलब जब वो घाटी पर पहुंचा। ही वॉज ओवरजॉयड एट द साइट ऑफ द ग्रीन मीडोज सराउंडेड बाय लॉफ्टी स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स डेजलिंग इन ब्राइट सनशाइन। दोस्तों काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, उसके अलावा इसमें कई सारे एडजेक्टिव का यूज़ किया गया, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। ही वॉज ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब होता है अति आनंदित हो जाना, वो बहुत ज़्यादा आनंदित हो गया। एट द साइट मतलब कि उस नज़ारे पर, साइट मतलब नज़ारा, उस नज़ारे पर। ऑफ द ग्रीन मीडोज। दोस्तों मीडोज का मतलब होता है घास का मैदान को मीडोज कहा जाता है। उस ग्रीन मतलब हरी घास के मैदान को का जो नज़ारा था उससे बहुत आनंदित हो गया। सराउंडेड जो कि घिरा हुआ था, बाय लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब कि बुलंद, ऊंचे ऊंचे। स्नो कैप्ड माउंटेन मतलब कि बर्फ़ से ढके हुए जो माउंटेन्स थे, पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, उनसे वो घिरा हुआ था। पीक्स चोटियों से। डेजलिंग जो कि चमक रहे थे। इन ब्राइट सनशाइन मतलब कि जो उजाले में, सूरज के उजाले में चमक रहे थे। चलिए आगे देखिए। द ग्रास इज सो ब्यूटीफुल आई बेटर नॉट डिस्ट्रॉय इट। क्या अर्थ हुआ, द ग्रास इज सो ब्यूटीफुल, और ये जो हमारा वाक्य है सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द ग्रास इज सो ब्यूटीफुल मतलब घास बहुत सुंदर है। आई बेटर नॉट डिस्ट्रॉय इट, ये अच्छा हुआ कि मैं इसे बर्बाद ना करूँ। डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश करना, बर्बाद करना। ही थॉट उसने सोचा, एंड ले डाउन और वो लेट गया। चलिए आगे देखिए। देन ही नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल एंड सेटअप। दोस्तों अनयूजुअल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असामान्य, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। और नोटिस का मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में नोटिस। देन ही नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल, फिर उसने कुछ असामान्य देखा। एंड सेटअप और वो उठ के बैठ गया। इट सीम्ड, सीम मतलब लगना, प्रतीत होना। इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ, एज जैसे कि
इफ़ द ग्रीन मीडो की जो हरी जो घास का मैदान है वॉज स्लोली टर्निंग गोल्डन, कि वो धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, टर्निंग गोल्डन जैसे वो जो हरी घास का मैदान है वो धीरे धीरे सुनहरा हो रहा है। एज जैसे कि, इफ़ बीइंग कवर्ड जैसे कि उसे ढका जा रहा हो, बाय अ येलो कारपेट एक पीली कारपेट से, दरी से उसको ढका जा रहा हो। और दोस्तों यहाँ पर इफ़ के बाद बीइंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो मैं चाहूँगा आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लें। ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इज एम आर के साथ बीइंग का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्क विद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। चलिए, तो आप इसका मतलब समझ ही गए होंगे। तो उसमें क्या लिखा है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि एज इफ़ बीइंग कवर्ड बाय येलो कारपेट, जैसे कि उसे एक पीली दरी से या चटाई से ढका जा रहा हो। ही रब्ड हिज आइज, रब का मतलब रगड़ना, सेकंड फॉर्म में रब्ड, ही रब्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा। एंड पिंच्ड हिमसेल्फ, दोस्तों पिंच का मतलब होता है चिकोटी काटना, नोचना, और उसने अपने आप को नोचा। टू चेक, ये जांच करने के लिए, वेदर की, ही वॉज ड्रीमिंग, क्या वो सपना देख रहा है। ही वॉज नॉट, वह नहीं देख रहा था। ही वॉज्ड विद डिलाइट, वॉच मतलब किसी चीज़ को ध्यान से देखना, सेकंड फॉर्म में वॉच्ड, और डिलाइट का मतलब खुशी, प्रसन्नता। ही वॉज्ड विद डिलाइट, उसने खुशी से देखा। एज जैसे कि, द येलो कारपेट, ये जो पीली कारपेट थी, दरी थी, केम नियरर एंड नियरर, वो और भी मतलब नज़दीक आ गई। एंड देन, और फिर, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। चलिए आगे देखिए। Thousands of rats were emerging from their burrow carrying gold coins in their mouth। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभरना उसे, और ये फोर्थ फॉर्म इमर्जिंग। थाउजेंड्स ऑफ रेट्स मतलब कि हज़ारों चूहे वर इमर्जिंग फ्रॉम देयर बर्रो, बर्रो मतलब बिल, वो अपने बिलों से बाहर आ रहे थे, निकल रहे थे। कैरिंग गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को लेकर। इन देयर माउथ, अपने मुंह में सोने के सिक्कों को लेकर। एंड पुटिंग दैम, और उनको रखते हुए, आउट, एंड पुटिंग दैम आउट इन द सन टू ड्राई, और उनको धूप में रखते हुए टू ड्राई, सुखाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ को भी नोट कर लीजिए, सन का मतलब सूरज होता है, उसके अलावा धूप को भी सन कहा जाता है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, सून जल्दी ही, द एंटायर वैली टर्न गोल्डन। टर्न का मतलब किसी चीज़ में बदल जाना, सेकंड फॉर्म में टर्न, तो क्या अर्थ हुआ? सून जल्दी ही, द एंटायर वैली मतलब वो जो घाटी थी, टर्न गोल्डन, वो सुनहरी हो गई। हरिया स्टूड गार्ड ऑल डे ड्राइविंग अवे कैट्स, ईगल्स एंड अदर स्कैवेंजर्स वाइल द रैट्स ड्राइड देयर कॉइन्स दिस साइड एंड दैट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? स्टैंड गार्ड का मतलब आप इसको नोट कर लीजिए। स्टैंड गार्ड का मतलब होता है कहीं खड़े होकर किसी चीज़ की सुरक्षा करना, और सेकंड फॉर्म में स्टूड गार्ड। जो हरिया था वो हरिया स्टूड गार्ड मतलब ऑल डे, मतलब जो हरिया था वो पूरे दिन सुरक्षा करने के लिए खड़ा रहा। ड्राइविंग अवे भगाते हुए, कैट्स बिल्लियों को, ईगल्स चीलों को, एंड अदर स्कैवेंजर्स। दोस्तों स्कैवेंजर्स का मतलब होता है मुर्दाखोर, ये एक प्रकार का पशु होता है, छोटा सा जानवर जिसे स्कैवेंजर कहा जाता है, उनको भगाने के लिए। ड्राइविंग अवे मतलब भगाना। वाइल जबकि, द रैट्स जो चूहे थे, ड्राइड देयर कॉइन्स उन्होंने अपने सिक्कों को सुखाया। दिस साइड इस तरफ, एंड दैट और उस तरफ। एट सनडाउन मतलब कि सूर्यास्त होने पर। द रैट्स डिसअपियर्ड, डिसअपियर का मतलब गायब होना, सेकंड फॉर्म में डिसअपियर्ड। जो रैट्स से चूहे थे वो गायब हो गए। इनटू देयर होल्स अपने बिलों में। विद द कॉइन सिक्कों के साथ। एंड द मीडो वॉज ग्रीन अगेन, और वो जो मीडो था वो दोबारा से हरा हो गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, मीडो का मतलब होता है हरी घास का मैदान। हरिया हैप्पीली सेट ऑफ फॉर होम, और हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। जो हरिया था वो खुशी से अपने घर के लिए निकल पड़ा। ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नरेट टू हिज फैमिली एट डिनर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। मैं इस चीज़ को पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके पास मतलब बहुत दिलचस्प कहानी थी। टू नरेट हिज फैमिली, अपने परिवार को सुनाने के लिए। एट डिनर मतलब कि डिनर के समय, रात भोजन के समय। तो पूरी लाइन का मतलब ये निकला कि उसके पास अपने माता पिता को डिनर के समय सुनाने के लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी थी। बट नो वन बिलीव्ड हिम, बिलीव मतलब यकीन करना, भरोसा करना, विश्वास करना। बट नो वन बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। डोंट मेक अप वियर्ड स्टोरीज, दोस्तों वियर्ड एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए जिसका मतलब होता है अजीब।
हिज ब्रदर्स वॉन्ड, और वॉन्ड का मतलब चेतावनी देना, सेकंड फॉर्म में वॉन्ड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, डोंट मेक अप वियर्ड स्टोरीज हिज ब्रदर्स वॉन्ड हिम, मतलब उसके भाइयों ने उसे चेतावनी दी कि डोंट मेक अप वियर्ड स्टोरीज की अजीब कहानियाँ मत सुनाओ, मत बनाओ, ऐसा मतलब उसके भाइयों ने उसको चेतावनी दी। यू डिड नॉट इवन कट अ सिंगल बेल ऑफ ग्रास, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, बेल का मतलब गांठ। तो उन्होंने क्या कहा, यू डिड नॉट इवन कट अ सिंगल बेल ऑफ ग्रास। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। यू डिड नॉट इवन कट अ सिंगल बेल ऑफ ग्रास, आपने एक भी घास की गांठ को नहीं काटा। यू नेवर डू एनी गुड वर्क, आप कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करते हो। चलिए आगे देखिए। हरिया डिड नॉट अटर अ वर्ड, और अटर मतलब होता है बोलना। हरिया डिड नॉट अटर ए वर्ड, हरिया ने एक शब्द भी नहीं बोला। एंड वेंट टू बेड, और वो सोने मतलब बिस्तर पर चला गया, सोने के लिए चला गया। एज ही ले अवेक, मतलब जब वो लेटा हुआ था, अवेक मतलब कि जागा हुआ लेटा था। और दोस्तों ये इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, अक्सर इस तरह के वर्ड्स कम देखने को मिलते हैं। AWAKE, दोस्तों आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कि ये एडजेक्टिव है। और ये बताने का मकसद ये है कि यदि आप इन शब्दों को यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस शब्द को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है ये वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो आप इसे एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है जागा हुआ। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, एज ही ले अवेक, मतलब जैसे वो जागा हुआ लेटा था। ही थॉट, उसने सोचा। आई डिड नॉट हार्म टू द ब्यूटीफुल ग्रास, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। उसने क्या सोचा, ही थॉट, उसने सोचा। आई डिड नो हार्म टू द ब्यूटीफुल ग्रास, मतलब मैंने सुंदर घास को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। एंड आई डिड नॉट स्केयर द रैट्स अवे, और मैंने चूहों को डराकर नहीं भगाया। आई डिड नॉट टेक अ सिंगल गोल्ड कॉइन, मैंने एक सोने का सिक्का भी नहीं लिया। एंड गार्डेड द रैट्स ऑल डे, और चूहों की पूरा दिन मैंने रक्षा की, उनकी सुरक्षा की। इफ़ दिस इज़ नॉट गुड वर्क, यदि अच्छा काम नहीं है, देन व्हाट इज, फिर अच्छा काम क्या होगा। हैप्पी एंड कंटेंट, मतलब कि, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए, आज आपको बहुत सारे एडजेक्टिव देखने को मिले हैं। कंटेंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। जब कोई भी व्यक्ति संतुष्ट होता है उसे कंटेंट कहा जाता है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, नोट कर लीजिए इसको, CONTENT। हैप्पी एंड कंटेंट मतलब कि खुश और संतुष्ट। ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। और दोस्तों ड्रिफ्ट का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ में बहते जाना। तो सेकंड फॉर्म में ड्रिफ्टेड। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। चलिए, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी है आपको अच्छे से समझ आई होगी, और शायद ये जो मॉरल है वो भी बहुत आपको अच्छे से समझ आया होगा। जैसा अक्सर हम मतलब लोग देखते हैं अपने आसपास, कई बार हम लोगों पर उंगली उठाते हैं कि कोई लेज़ी है, मेहनती नहीं है, या वो कोई अच्छा काम नहीं करता। लेकिन जैसा हमने इस कहानी में देखा कि वो जो बच्चा था हरिया, जो कि कुछ भी काम नहीं करता था, लेकिन जब उसके साथ ये सब चीज़ें हुई तो उसने अपने मन में ही सोचा कि मैंने किसी को भी कोई नुकसान नहीं किया, उसने कोई सोने का सिक्का भी नहीं लिया, और उसने सबकी, जो उन चूहों की भी रक्षा की पूरे दिन। और उसने फिर सोचा क्या ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन वाकई में ये एक अच्छा काम था। इसलिए यहाँ पर लास्ट में ये यूज़ किया गया कि वो खुश था और साथ में वो संतुष्ट भी था। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रों में कोई व्यक्ति शायद कुछ अच्छा काम ना कर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें की होती हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी उसमें वो खुश होता है, और जिसकी वजह से उसे संतोष भी होता है। So friends, this was a story. I hope you enjoyed this session, and if you really enjoyed and if you really learned something from this video, then I would request you to please subscribe the channel, like this video, and try to share this video with those people who are looking for such channel, and try to share this video with those people who want to learn English speaking plus they want to learn translation. And apart from this guys, if you really enjoy watching my videos, you must tell me in comment section, because whenever you send me or whenever you tell me anything in the comment, I always try to read them and I always try to respond them. And apart from this guys, you can also do a lot of things at your end to improve your English speaking. What you can do that you can just mug up some word meanings
and whenever you talk to anyone, try to speak in English only. So these are the things, if you just apply them, then slowly you will see the improvement. And it is very simple that the more you speak, the more you learn. And if you really want to improve your speaking skills, then I would suggest you that you should stop speaking in Hindi all the time. Just try to speak in English only. But sometime this is the common problem with everyone, not only with you, with me, or with me also, because when we start learning, we want a companion, we want a person who can speak in English with us. So that's very big problem. We hardly find anyone who can talk to us in English. So you don't need to think about that. You can talk to yourself. How can you do that? You can just stand in front of a mirror and you can talk to yourself. And apart from this, what all you can do, you can start talking to yourself in the mind. I'm not saying that just start talking to yourself in front of everyone. You don't need to do that, because you would sound very weird. So what you can do, when you think anything in your mind, just try to think that in Hindi, in English only. And because normally when you start doing this practice, then slowly you will realize that you are able to construct the sentences. And when you are able to make small sentences, slowly it will definitely help you to speak, and it will try, and you will improve. And apart from this, you can you should start reading English newspaper and in English books, because reading also improves your English. And when you read any English articles or any book, try to speak loudly, because if you speak loudly, it will also improve your what you call it, like pronunciation. Because pronunciation is something which is very important, guys. Because if you have some problem, or if you have error in your pronunciation, what is going to happen, other people might not understand you, or you might not sound good, you might not sound correct. So it's better that when you are learning English, you must give the same weightage to the pronunciation also, because there are many people who might be very good in grammar, and those who can speak very well, but still because of their pronunciation error, they do not sound good, their English doesn't look good. So it's better that you work on the pronunciation. And slowly you will see that when you start reading newspapers and news articles, and when you start reading English content, reading and plus watching, then you will definitely see the improvement in your English. And apart from this, guys, that you have to find someone who can talk to in English. This is going to be very helpful for you. And guys, this is the thing which you can do to improve your English. And I have also done these things in my life, and slowly I also improved. So you can do these things. One day you will definitely see the good results. Apart from this, guys, if you have any question, any doubt, you can just tell in comment section. And as I told you that about the pronunciation, do think about this, because pronunciation is very important. You need to improve that. Without improving your pronunciation, you might not sound good in English. So it's better that you work on your pronunciation, and try to read out the words as they are, and try to read English as English. No, and there should not be any MTI. MTI means mother tongue influence. So you should try to correct your English with right pronunciation. And if you have any doubt about the pronunciation, you can tell me. I can make a video only for reading, so that you can also learn something, that how to read or how to pronounce such words, because there might be some words which you are not able to pronounce when you are in flow. So you can just tell me in comment section. I will make the videos where which can help you to improve your pronunciation also. So guys, thank you so much for listening. If you really enjoyed this session, do like this video and subscribe my channel. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.